दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। जैसा कि कल हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। आपने कल विभिन्न स्थानों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कोटकदीजी। आज हम वहाँ से जो मुख्य मुख्य हमें वस्तुएं मिली हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला हमारा जो स्थान है वो है मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, इस शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे पहले जो उस समय के इंसान थे उनको यहाँ दफनाया जाता था और कुछ को जलाया भी जाता था। तो यहाँ से हमें जो चीज़ें मिली हैं, सबसे पहला है हमें यहाँ से मिली है कांस्य की मूर्ति। कांस्य की मूर्ति हमें मिली है, वो भी एक नर्तकी की। नर्तकी मतलब डांसर, फीमेल डांसर की हमें मिली है। अब कांस्य की बात करें तो कांस्य को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। आप सुना हो कांस्य पता, जिसे हम ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। जो ब्रॉन्ज है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो है आपका टिन और दूसरा है आपका कॉपर। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कॉपर इसमें 88% होता है और टिन लगभग 12% होता है। बात करें हमें दूसरी चीज़ यहाँ से मिली है, वो मिला है यहाँ पे अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है अन्न रखने का स्थान, यानी कि अनाज रखने का स्थान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी, जहाँ ग्रेन रखे जाते हैं, यानी कि अनाज रखा जाता है। और जो अन्नागार हमें मिला है, ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो अन्नागार ही है। तो यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, उसका आप नोट कर लीजिएगा। अगली जो हमें यहाँ से चीज़ मिली है वो है वृहत स्नानागार। वृहत का मतलब होता है बड़ा, स्नानागार का मतलब होता है स्नान करने का स्थान, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से स्विमिंग पूल। तो इसका यूज़ क्या था, उस ज़माने में जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा, पूजा होती होगी, तो लोग इसमें नहाया करते थे। तो वृहत स्नानागार भी हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा जो हमें यहाँ से मिला है वो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की मूर्ति। दोस्तों मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मुद्राएं मिली हैं। तो सबसे अधिक, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लेके 5वां, तो सबसे अधिक मुद्राएं जो हमें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जब हमारी सभ्यता यहाँ पे चल रही थी, उसी दौरान एक सभ्यता और थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया। आपने नाम सुना होगा इसका, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया जो है, जो आज का इराक है, इराक का नाम सुना होगा आपने, मिडिल ईस्ट में एक देश है। सद्दाम हुसैन का शायद नाम सुना हो आपने, वो इराक का ही था, एक डिक्टेटर था। तो आज जो मेसोपोटामिया है वो इराक में है। तो जो हमारे यहाँ की मुद्राएं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं हैं, वो मेसोपोटामिया से भी मिली हैं। और वो जो इनका आकार है वो है बेलनाकार। बेलनाकार, ये जो मुद्राएं हमें वहाँ से मिली हैं उनका आकार है बेलनाकार। और सबसे अधिक मुद्राएं मोहनजोदाड़ो से मिली हैं, मोहनजोदाड़ो से, उनका आकार है चौकोर। दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ग्रीनरी वाला पूछ सकता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। साइज आपसे शायद पूछे ना पूछे, लेकिन और चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें उस ज़माने में जो घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय, जितने भी घर थे वो ग्रिड पद्धति पे आधारित थे। ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है, जैसे एक घर यहाँ पे बना है, उससे कुछ गैप करके दूसरा घर, फिर तीसरा घर, बीच में रोड है, मतलब हर चीज़ सिस्टमेटिक है।
जैसा कि शायद आज के घर भी ना बनते हो, उस ज़माने में वो ग्रिड पद्धति को फॉलो करते थे। आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, जैसे आपने सबसे अधिक जो मुद्राएं मिली हैं वो हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से। उनका आकार तो चौकोर है, लेकिन उसमें जो चित्र पाया गया है वो पाया गया है एक श्रृंगी पशु का, यानी कि एक सींग वाला पशु। वो पशु है कौन सा, उसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। एक श्रृंगी पशु, इसका मतलब होता है एक सींग वाला पशु। दोस्तों इस समय की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमें जो कुछ भी लेख मिले हैं उसमें जो लिपि का यूज़ हुआ है वो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है अपने भावों को चित्रों के माध्यम से समझाना, चित्रों के माध्यम से समझाना। इसलिए आज भी जो आपको वहाँ की लिपि मिलेगी उसमें अगर कुछ लिखा हुआ भी है तो चित्रों के माध्यम से लिखा हुआ है, कहीं किसी जानवर का चित्र बना है, कहीं किसी का, तो इसलिए इसको डिकोड करना आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया उसको। भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये जो लिपि है इसमें जो लेख लिखे जाते थे वो राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे, यानी कि इस तरफ से इस तरफ। जबकि हम जो लोग लिखते हैं, हमारी जो लिपि है, हमारी भाषा तो हिंदी है, लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस तरफ से इस तरफ को, जबकि इस ज़माने में इस तरफ से इस तरफ को लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। अब हम बात करें, इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। इस समय जो बर्तन यूज होते थे वो काले रंग से डिज़ाइन होते थे। मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। काले रंग से डिज़ाइन करे हुए लाल मिट्टी के बर्तन, या इनको जब एग्ज़ाम में आपका आएगा तो बर्तन ना लिख के मृद भांड आएगा। मृद भांड यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन। और जो मिट्टी को पकाया जाता था उसे हम क्या बोलते थे? टेराकोटा। टेराकोटा, उस मिट्टी को। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के में हमें कोई भी मंदिर नहीं मिले हैं, कोई भी मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन हमें शिव की पूजा के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। और उस ज़माने में प्रकृति की पूजा होती थी, जैसे सूर्य की पूजा और वृक्षों की पूजा। तो सूर्य की पूजा के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, सूर्य पूजा के। और हमें उस समय एक चिन्ह मिला है जिसे हम कहते हैं स्वास्तिक। आप लोगों ने जरूर देखा होगा स्वास्तिक का निशान। इसका जो रिलेशन है वो सूर्य पूजा से माना गया है, सूर्य पूजा से इसका रिलेशन माना गया है। जैसे आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, तो गायत्री मंत्र है वो भी सूर्य पूजा से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मुर्दे होते थे, यानी कि जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। तो अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो में, तो मोहनजोदाड़ो में जलाया जाता था, और ऐसी हड़प्पा में दफनाया जाता था। दफनाया जाता था। दोस्तों उस समय का जो समाज था मुख्यतः कृषि पे और व्यापार पे आधारित था। और कृषि में भी गेहूं की
और जौ की खेती ज़्यादातर होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली भी उस समय बहुत फेमस थी। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि मेरी एक वस्तु के बदले मुझे कोई दूसरा अपनी जो मेरे काम की चीज़ है मुझे दे और मैं उसको वो वस्तु दूँ जो उसके काम की है। जैसे आज भी गांव में होता है, सब्जी जब लोग उगाते हैं तो सब्जियों का आदान प्रदान करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कल सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा आखिरी पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो कला रही है, वहाँ की शिल्पी रही है, जो वहाँ की धार्मिक सामाजिक स्थिति कैसे रही है। तो कल सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पार्ट होगा। तो कल मिलते हैं, तब तक आप इस पर नोट कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।